एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया मीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर है बेटा 54। थोड़ा सा हम पीछे से रिन्यू कर लें तो हम पढ़ रहे थे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या है बेटा कि अगर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन दी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है बेटा, जिसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। A body satisfy the first condition of equilibrium if resultant forces acting on the body must be equal to zero। और उसके लिए बाकायदा हमने मैथमेटिकली लिखा था बेटा कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए उसके लिए हमने लिखा कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और उसमें हमने क्या बात की कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ये समेशन साइन है ग्रीक लेटर, और इसका मतलब क्या होगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। और साथ फिर हमने बात की थी बेटा सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, और वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए ज़ीरो, यानी सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा बेटा, सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई होती है लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो इस किस्म की सिचुएशन जब क्रिएट हो जाए कि जिसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही हो लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में ना हो, तो फिर बेटा सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का फुलफिल होना भी लाजमी है। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा थोड़ा टॉर्क को रिलेट करती है। टॉर्क आप थोड़ा सा अपने माइंड में रीन्यू करें कि टॉर्क क्या था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, कि फोर्स के लगाने से बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो वहाँ पे हम बात करते हैं बेटा कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। टॉर्क दो तरह का होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। मैंने जो अपने पिछले लेक्चर्स में प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ाया था ना, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में मैंने कम्प्लीटली आपको डिस्क्राइब करके बताया था बेटा कि क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा होता है। ठीक है, तो एक फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और उसमें वो रोटेशन प्रोड्यूस करी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक मार्कर के ऊपर मैं बेटा ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर में इसका क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मार्कर इस तरह भी मूव कर सकती है, इस तरह भी मूव कर सकती है। ठीक है, अब मैं अगर इसमें यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती हूँ ना, तो इसमें इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें टूवर्ड्स दी रोटेशन ऑफ दी क्लॉक नीडल अगर टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना यूँ, तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी ये यूँ मूव करेगी, रोटेट करेगी, तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क। लेकिन अगर बेटा इसके ऊपर मैं इस तरफ फोर्स लगाती हूँ ना, तो ये अगेंस्ट दी क्लॉक नीडल अगर रोटेट करती है ना, ये इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है, तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यानी मैंने यहाँ फोर्स लगाई तो ये प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और मैंने यहाँ फोर्स लगाई तो ये प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है अगर इक्वल हो जाते हैं तो बॉडी तब भी किस स्टेट में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं ना, तो बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले सारे टॉर्क कौन से होंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इनका सम अप क्या होना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो बॉडी सेटिस्फाई करता है कौन सी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो हम इसके लिए लिखेंगे ये बॉडी सेटिस्फाई दी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बॉडी
satisfy the second condition of equilibrium if resultant torque या sum of all torque acting on it is 0. एक बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले जितने भी टॉर्क हैं उनका सम अप क्या हो, 0 हो। और इसी चीज़ को अगर मैथमेटिकली लिखेंगे ना बेटा, समेशन टी इज इक्वल टू 0। टी का मतलब क्या होगा, टॉर्क। टी क्या है बेटा, टॉर्क। के सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, तब बॉडी सेटिस्फाई करता है सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, लेकिन सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, कि सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। तो समटाइम मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एक बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली फोर्सेस इक्वल टू 0 होती हैं, लेकिन फिर भी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है और बॉडी इन दी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं कहलाता। तो फिर इस किस्म की सिचुएशन के लिए एक और कंडीशन का फुलफिल होना भी लाजमी है कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए, और वो कहलाती है सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और वो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले सारे टॉर्क क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0 होने चाहिए। रिजल्टेंट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा मैं अगर बात करूँ कि कोई भी मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा, एक ऐसी बॉडी, क्योंकि हमें पता है कि मैटर की कोई भी फॉर्म हो, मैटर कंसिस्ट ऑफ होता है एटम्स के ऊपर, और एटम्स को हम पार्टिकल्स का नाम भी देते हैं। तो जब हम रिजिड बॉडी की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो बेटा उसमें हम क्या बोलते हैं कि बॉडी इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, and if we apply the force on these particles there will be no deformation in the body, yet no deformation produced in the body by applying the forces. In that case body is said to be the rigid body. तो यहाँ पे बेटा रिजिड बॉडी कहलाएगी कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में किसी किस्म की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो, या उनके पार्टिकल्स एंड एटम्स के बीच में डिस्टेंस चेंज ना हो, तो वो कहलाती है रिजिड बॉडी। तो ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है बेटा। ये रिजिड बॉडी का पाइवोटेड पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ ये बॉडी क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे लाई करता है बेटा। मैंने अब अगर इसके ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई की हैं, एक फोर्स बेटा मैंने इसके ऊपर F1 अप्लाई की इस डायरेक्शन में, एक फोर्स अप्लाई की है F2 इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी क्या है, सेम है। यानी इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, सेम है। ये बॉडी सेटिस्फाई कर रहा है कौन सी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। यहाँ बॉडी में किसी किस्म का भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, बॉडी जो है वो सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। लेकिन बेटा अगर मैं रिजिड बॉडी पे ये फोर्सेस की जो है वो पोजीशन चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये एक रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर है, अब मैंने फोर्सेस जो है बेटा इसकी लोकेशन चेंज कर दी। आप इस रिजिड बॉडी को इस शेप में भी ले सकते हो, इस शेप में भी ले सकते हो, आप जो मर्जी शेप ले लीजिए। यहाँ था आपके पास इस तरफ फोर्स F1 थी, इस तरफ फोर्स क्या है, F2। दोनों के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है ना बेटा, उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा मैंने अब इसकी जगह चेंज कर दी है। ये मैंने फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई की, ये मैंने फोर्स अप्लाई की है इस पॉइंट पे।
आप देखिए कि दोनों फोर्सेस जो हैं बेटा वो इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अब अगर ये दोनों फोर्सेस की बात करते हैं ना बेटा, ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है। ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। तो अगर आप गौर से देखो, ये फोर्स इसमें प्रोड्यूस कर सकती है कौन सा टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी ये बॉडी जो है इस तरफ क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है। अगर इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी तो इट मीन्स कि इसके ऊपर एक्ट होने वाला जो टॉर्क है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो गई। अब जो है बेटा फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो थी, क्यों ज़ीरो थी बेटा, यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में है, अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स है तो ये किस तरफ है, 10 न्यूटन की फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, डायरेक्शन अभी भी ऑपोजिट है, नेट फोर्स इसके ऊपर अभी भी जो अप्लाई हो रही है वो उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। लेकिन अब ये जो फोर्सेस हैं बेटा वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। और लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है बेटा, वो लाइन, वो पॉइंट जहाँ पे फोर्सेस अप्लाई होती हैं, वो लाइन या वो पॉइंट क्या कहलाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डिफरेंट है। जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है तो बेटा ये इस बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसमें टॉर्क अगर यूं प्रोड्यूस हो गया, ये फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, ये फोर्स नीचे की तरफ अगर अप्लाई कर रही है तो ये अपने इस पॉइंट के ऊपर, इस पाइवोटेड पॉइंट के ऊपर ये क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो ये रिजिड बॉडी रोटेट कर जाएगी अगर इसके ऊपर इस तरह फोर्सेस अप्लाई हों। इस किस्म की सिचुएशन में देखिए बेटा कि अगर इस किस्म की सिचुएशन है ना, फोर्सेस तो इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक और कंडीशन का फुलफिल करना या फुलफिल होना लाजमी है। यानी इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक और कंडीशन को फुलफिल करना लाजमी होगा, और वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी बेटा, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग या रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। और रिजल्टेंट टॉर्क क्या होंगे कि क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल। तो फिर ये बॉडी जो है वो सेटिस्फाई कर पाएगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो तो बेटा ये क्या था कि फोर्सेस जो एक्ट हो रही हैं इस बॉडी के ऊपर, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती हैं, रोटेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। इस किस्म की सिचुएशन हो जाती है ना जबकि नेट फोर्सेस तो इक्वल टू ज़ीरो होती हैं, लेकिन बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए, इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो इन दैट केस बेटा हमारे पास एक और कंडीशन को फुलफिल करना लाजमी होता है। और वो कंडीशन क्या है, सम ऑफ या रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। और वो रिजल्टेंट टॉर्क क्या होंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो फिर बेटा ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे बेटा इस केस में फिर हम बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन बॉडी मस्ट सेटिस्फाई दी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस किस्म की सिचुएशन में जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई होती है लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होता, इस किस्म की सिचुएशन में एक और कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बेटा कि रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज़ द स्टेटमेंट, दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस डिस्कशन कि रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये थी बेटा बात। और इसमें हमने पिछली कुछ लेक्चर्स में बात की थी कि सीसा पे अगर कोई बच्चे खेलना चाहते हैं तो वो जस्ट जो है टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करने से जो है वो इजीली उस सीसा पे प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो और वो उनकी सीसा में किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती, तो तब कौन सी कंडीशन होती है बेटा, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाती है। फिर क्या होता है बेटा कि क्लॉकवाइज टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है किसके, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो फिर जो है वो सीसा हवा के अंदर ही जो है ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, उसमें किसी किस्म की टॉर्क या रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक है बेटा। अब यहाँ अगर कोई MCQ आप लोगों से पूछता है कि हाउ मेनी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर, तो यू मस्ट से दैट देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी कंडीशंस हैं बेटा? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी? सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, देन बॉडी मस्ट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट क्या है बेटा? कि बॉडी सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये बेटा आपने डायग्राम बना के इसकी डिस्कशन लिख देनी है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने दोनों कंडीशंस पढ़ ली हुई हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी आपने पढ़ लिया है, तो इन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को मज़ीद जो है इनका कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में क्लियर करने के लिए यहाँ मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी। अगर बेटा सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने ये स्टेटमेंट के साथ ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इतना एनफ होगा 2 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उस केस में फिर आपने स्टेटमेंट पहले लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के आप ये रिजिड बॉडी की ये वाली डायग्राम, ये वाली दोनों डायग्राम को बना के आप क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेनेशन के साथ फिर आप बताओगे कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है, इस केस में भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बॉडी को कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बेटा? इसको कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ेगी। और वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन दी बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन्हीं 2 कंडीशन से रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जो मैं रिजल्टेंट है इनके यहाँ पे लिख देती हूँ। हमने अभी आज के डिस्कशन में क्या किया है बेटा? सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बेटा मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या थी? कि सम ऑफ ऑल टॉर्क समेशन टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि क्लॉकवाइज टॉर्क that must be equal to anti clockwise torque। ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल होगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। तो अब हम एग्जांपल करते हैं बेटा, इन्हीं कंडीशन से रिलेटेड ही हैं, ताकि मैथमेटिकली आपको पता चले कि किस तरह फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है और किस तरह सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, आपकी बुक पे बेटा पेज नंबर 98 पे एक एग्जाम्पल है 4.5। एग्जाम्पल 4.5 और 4.5 एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के बेटा पेज पे है 98 पेज पे। ठीक है, और इसमें एक डायग्राम दी हुई है। ए ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू दी कॉर्ड। एक रस्सी के जरिए, कॉर्ड का मतलब क्या होगा बेटा? एक रस्सी है, ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक वो कहता है ये कितने न्यूटन का है जी? 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन, इसका वेट टोटल कितना है? 10 न्यूटन का ये एक ब्लॉक है जिसको एक कॉर्ड के ज़रिए से, एक रस्सी के ज़रिए से हैंग किया हुआ है। और जो कॉर्ड होगी या रस्सी होगी इसमें टेंशन होती है। ठीक है, आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है। क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है बेटा? आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है इस एग्जाम्पल में। तो हम इसका गिवन डाटा में लिखते हैं। गिवन डाटा में वेट ही गिवन है आपको, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक W, और वो कितना है बेटा? 10 न्यूटन। ठीक है, इसका वेट जो आपको बता दिया है क्वेश्चन में वो कितना है? 10 न्यूटन। आपने फाइंड करनी है टेंशन इन दी कॉर्ड।
टेंशन इन दी कॉर्ड, रस्सी के अंदर टेंशन कैलकुलेट करनी है। टेंशन को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप कैलकुलेट करोगे और सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, condition of equilibrium, sum of all forces acting on the body is equal to 0। ये है बेटा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो है वो स्टेटमेंट है। इसका मतलब है इसके x कंपोनेंट भी एंड y कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0 होने चाहिए। क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं, तो इन दैट केस इसके जो y कंपोनेंट हैं वो भी इक्वल टू 0 होने चाहिए एंड x कंपोनेंट भी इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट में हमने ये बात कर दी हुई थी बेटा, y कंपोनेंट भी 0। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्सेस एक्ट हो रही हैं और ये फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, डाउनवर्ड वेट है और अपवर्ड क्या है बेटा, टेंशन है। और आप लोगों को मैंने पहले भी एक दफ़ा सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर दिया था कि अगर तो फोर्सेस की सेम डायरेक्शन हो तो ये ऐड होंगी, लेकिन अगर ये फोर्सेस की ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो ये क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल F1 एंड F2 क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इसकी F3 की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, नेट फोर्सेस हैं, बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं, जो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होगी वो आपस में ऐड हो जाती होती हैं, लेकिन जिस फोर्स की डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होगी वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ इस डायग्राम में देखिए बेटा, वेट डाउनवर्ड है, टेंशन क्या है, अपवर्ड है, ये सब्ट्रैक्ट होंगी। तो हम लिख सकते हैं बेटा T माइनस W इज इक्वल टू 0, टेंशन एंड वेट जो है वो सब्ट्रैक्ट की हमने, वो इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करनी है, टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल। तो अगर वेट 10 न्यूटन है तो बेटा टेंशन भी कितनी होगी, 10 न्यूटन ही होगी। जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी ही क्या होगी बेटा, टेंशन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉर्ड है उसमें टेंशन कितनी होगी, 10 न्यूटन। 10 दी रिजल्ट क्या लिखोगे बेटा, टेंशन 10 टेंशन इन दी कॉर्ड विल बी 10 न्यूटन। तो उस कॉर्ड के अंदर टेंशन कितनी होगी बेटा, 10 न्यूटन टेंशन होगी। ये थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक एग्जांपल। अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी एक एग्जांपल करते हैं, वो है 4.6। पीछे भी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को करवाई थी जो कि वो उसमें भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसमें हमने फाइंड आउट करके एक वेट जो है वो कैलकुलेट किया था, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के साथ हमने एग्जांपल सॉल्व की थी। उसमें भी जो है बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की थी कि क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो फिर वहाँ से हमने वेट कैलकुलेट किया था। आज जो है बेटा एक और एग्जांपल है, इसमें भी डायग्राम आप लोगों को गिवन है। एग्जांपल है 4.6, ये है बुक का पेज नंबर 99। एग्जांपल है जी 4.6, ये भी आपको डायग्राम गिवन है और इस किस्म के क्वेश्चन में डायग्राम आपको गिवन होती है, आपने डायग्राम से ही आगे फर्दर सॉल्व करना होता है। ये है बुक का पेज नंबर 99 पे। ओके जी, 4.6 एग्जांपल है 99 पेज पे। ठीक है बेटा, डायग्राम समझ लोगे तो आप लोगों को चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसमें जस्ट जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड फर्स्ट कंडीशन लगा के हम जो गिवन जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास उसने कहा ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर लॉन्ग। एक आपके पास रॉड है, यूनिफॉर्म थिकनेस का रॉड, यहाँ बनाते हैं डायग्राम। ये है बेटा एक यूनिफॉर्म थिकनेस का रॉड, वो कहता है 1.5 मीटर लॉन्ग है, यानी ये टोटल कितना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का जो हाफ होगा ना बेटा, जो सेंटर होगा इसका, वहाँ लाया करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
इसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं उस ऑब्जेक्ट का, उस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की ना बेटा, उसकी डेफिनेशन में ही हमने ये बात कर दी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज सच ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। 1.5 मीटर लॉन्ग रॉड है, ठीक है। 1.5 मीटर का मतलब इसका हाफ कर लोगे तो बेटा 0.75 मीटर, यानी इस यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक जो होगा वो भी कितना हो जाएगा 0.75 मीटर। ये कैसे आया, 1.5 को 2 पे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.75, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस साइड में भी जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा बेटा 0.75 मीटर। आपको जब भी कोई बात करे ना बेटा 1 मीटर है या 2 मीटर है या 3 मीटर लॉन्ग है, इसमें उसने बात की है 1.5 मीटर लॉन्ग रॉड। अब इस रॉड का सेंटर पे लाए करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर जो है 1.5 को 2 पे डिवाइड कर दीजिए तो सेंटर से इस साइड पे डिस्टेंस भी आ जाएगा 0.75 मीटर, उस साइड पे भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.75 मीटर, ठीक है। इसकी इसने बात की है बेटा। इसके बाद वो कहता है इज प्लेस ओवर ए वेज एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड। हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन में उसने बात की कि एक वेज रखा, ये एक वेज है, शार्प वेज होता है बेटा जिसपे हम किसी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। लेबोरेटरी में भी हमारे पास ये वेज अवेलेबल है, और यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे इस तरह के। ये एक वेज है, और ये वेज उसने कहा कि इस एंड से जो है हमने कितने डिस्टेंस पे रखा, ये इसने क्वेश्चन में बता दिया 0.5। ये अगर ए पॉइंट में कह दूँ ना बेटा, ए पॉइंट है ये, तो ए पॉइंट से ये है 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे, और इसको हम ओ का नाम दे देते हैं, ये ओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ। यानी ये एक समझ लीजिए कि मेरे पास एक 1 मीटर लॉन्ग जो है, समझ अज्यूम कर लीजिए 1 मीटर 1.5 मीटर है तो नहीं, लेकिन अज्यूम कीजिए ये 1.5 मीटर लॉन्ग रॉड है। इसके बिल्कुल सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाया करेगा, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इस ब्लॉक का वेट भी उसी तरफ होता है। अब वो कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं बल्कि इस एंड से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे मैंने एक वेज रख दिया हुआ, ठीक है। 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे क्या रख दिया है, वेज रख दिया है। अब आपने जो वेज रखना है वो इस एंड से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे रख देना। वैसे कि आपको डायग्राम भी गिवन होगी लेकिन इसको समझना भी तो है। उसके बाद वो कह रहा है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड नियर दी वेज। यानी यहाँ पे ए पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना बेटा, ये फोर्स है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही। यानी इस एंड से वेज के जो करीब वाला एंड है वहाँ कितनी फोर्स अप्लाई की है हमने, वो फोर्स अप्लाई की बेटा 100 न्यूटन। उसके बाद वो कहता है अप्लाइड एट वन एंड नियर दी वेज टू कीप इट हॉरिजेंटल, फाइंड द वेट ऑफ द रॉड। आपने इस रॉड का वेट कैलकुलेट करना है, फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड रिएक्शन ऑफ द वेज। यानी यहाँ जो वेट है ये कैलकुलेट करना है, और जिस जगह बेटा वेज रखा हुआ है ना, जिस जगह वेज होगा वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना वो भी फाइंड आउट करना है। फिर से क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लॉन्ग आपके पास एक रॉड है, इसके सेंटर में लाया करेगा इसका वेट, यानी ये जी पॉइंट मैंने कह दिया कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वहाँ पे इसका होल वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने ये वेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद वो कह रहा है बेटा कि आपके पास जो है इसके एक साइड पे 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे एक वेज रख दिया गया है, और इसके इसी एंड पे ए पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी है बेटा 100 न्यूटन। आपने इसका वेट कैलकुलेट करना है, और इस एंड को हम बी एंड का नाम दे देते हैं बेटा, और आपके पास ओ जी डिस्टेंस, ये ओ जी जो है ये फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे,
ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 0.75, 0.75 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.75 में से 0.5 माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 0.25 मीटर। बात समझ आ गई? अब ये कैसे आया है, यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ए तक जो डिस्टेंस था बेटा वो था 0.75 मीटर। ये 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे वेज रख दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये होगा OG, और OG किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.75 मीटर माइनस 0.5 मीटर। तो ये आपका इस वेट का मोमेंट आर्म बन जाएगा। ठीक है, दो फोर्सेस देखिए बेटा, एक फोर्स F है, दूसरी फोर्स क्या है, वेट है। ठीक है, थर्ड जो है फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जो कि हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना बेटा, वो तो बिल्कुल एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो अप्लाई हो रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन का मूवमेंट आर्म 0 होगा। तो जब मूवमेंट आर्म 0 हो गया तो इसका मतलब है कि उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करने में नहीं होगी। अब ये जो है वेट और ये फोर्स, ये बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। ये वेट प्रोड्यूस करेगा बेटा क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, ये इस तरफ एक्ट हो रही है डाउनवर्ड, तो ये प्रोड्यूस कर रहा होगा कौन सा टॉर्क बेटा, क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में, इसमें देखिए अगर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी तो कौन सा टॉर्क होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यानी वेट प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज टॉर्क और ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और जो रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन, उसका मोमेंट आर्म 0 है तो उसकी कंट्रीब्यूशन टॉर्क प्रोड्यूस करने में नहीं होगी। तो अब फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन है। इस फोर्स का मोमेंट आर्म है OA, और OA कितना है बेटा, 0.5 मीटर। ये वेट हमने कैलकुलेट करना है, इस वेट का मोमेंट आर्म कितना है, 0.25। और ये कैसे निकाला बेटा, AG डिस्टेंस में से हमने OA डिस्टेंस निकाल लिया है तो OG आ गया। OG किसके इक्वल होगा बेटा, AG माइनस OA जो है वो इक्वल टू OG डिस्टेंस हो जाएगा। फिर हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हुए हम यहाँ से वेट भी कैलकुलेट कर लेंगे और नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये थी आपके पास डायग्राम, और इस डायग्राम को देख के ही हम कंप्लीट जो है सॉल्व करेंगे ये 4.6 एग्जाम्पल। इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले तो गिवन डाटा में फोर्स F जो है वो कितनी है, 100 न्यूटन, और इस फोर्स का मूवमेंट आर्म है OA। डायग्राम में देखिए बेटा, इस फोर्स का मूवमेंट आर्म क्या है, OA। तो मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू OA, और वो OA आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा, वो कितना है, 0.5 मीटर। वेट आपने कैलकुलेट करना है, और ये AG एंड BG इक्वल है बेटा, और वो 0.75 के इक्वल है। AG एंड BG एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस पे हमने इसको जो है वो रख के बताया हुआ है, दोनों साइडों पे डिस्टेंस इक्वल है, तो ये 0.75 मीटर। और ये कैसे हमने निकाला था बेटा, 1.5 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, इस साइड पे भी 0.75 होगा, इस साइड पे भी कितना होगा, 0.75 होगा। अब हमने OG फाइंड आउट करना था बेटा, ये OG फाइंड आउट करना है, तो OG किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू AG माइनस OA, AG माइनस OA दैट इज इक्वल टू 0.75 मीटर माइनस 0.5 मीटर। तो OG किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0.25 मीटर। ये मैंने डायग्राम में भी आपको जो है वो फाइंड आउट करके बता दिया है। ये 0.25 मीटर आ गया था बेटा। अब ये वेट कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ रॉड W फाइंड आउट करना है, एंड रिएक्शन ऑफ वेज, RB फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है।
पहले सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके वेट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक बेटा सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स के क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ पे बेटा जो आपके पास है वेट वो प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करी है फोर्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क that is equal to anti clockwise torque, जो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है बेटा ये पॉजिटिव लिया जाता है, जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ये नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे बेटा क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करी है वेट W मल्टीप्लाई बाय इसका मूवमेंट आर्म क्या है OG, दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रही है फोर्स और उसका मोमेंट आर्म क्या है OA। ये था OG, मैंने OA सॉरी लिख दिया। इसका मोमेंट आर्म है, वेट का मोमेंट आर्म OG एंड फोर्स का मोमेंट आर्म क्या है बेटा OA। तो अब आपने वेट यहाँ से कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाय OA डिवाइडेड बाय OG। फोर्स थी बेटा 100, OA डिस्टेंस कितना है जी हमारे पास 0.5, OG कितना है 0.25 और यहाँ से बेटा वेट कैलकुलेट करोगे ना आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन। तो यहाँ वेट कितना आ गया ये हमने जो कैलकुलेट कर लिया दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। जब वेट आ गया है तो नॉर्मल रिएक्शन इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो टू कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है बेटा वेट और कौन सी है फोर्स F, इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और अपवर्ड कौन सी फोर्स है रिएक्शन है, ठीक है। जो सेम डायरेक्शन में फोर्सेस होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, जो उसके ऑपोजिट होती हैं वो क्या होती हैं सबट्रैक्ट होती हैं। तो जब आप समेशन फोर्सेस लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बेटा W प्लस F माइनस R इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेट एंड फोर्सेस जो है वो सेम डायरेक्शन में है ये ऐड होंगी और सबट्रैक्ट उनमें से कौन सी होगी नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन को इक्वेशन के साइड पे लेके जाएंगे, माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे W प्लस F दैट इज इक्वल टू R और यहाँ से बेटा आपने R जब कैलकुलेट करना, वेट हमने जो कैलकुलेट किया था वो 200 न्यूटन था, फोर्स कितनी थी 100 न्यूटन थी। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन 300 न्यूटन। तो वेज का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। जिस पॉइंट पे ये वेज रखा हुआ है वहाँ से जो रिएक्शन होगा वो क्या कितना होगा बेटा 300 न्यूटन। तो वेट कितना है इस मीटर रॉड का दैट इज 200 न्यूटन और फोर्स कितनी सेंट पे अप्लाई हो रही थी 100। ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, 100 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। तो वो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 300। तो हम कह सकते हैं बेटा वेट ऑफ दी रॉड विल बी, यहाँ इसका रिजल्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ रॉड इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक हो गया। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की है बेटा। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन ऑफ द वेज हम रिजल्ट लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे रिएक्शन ऑफ वेज
इज इक्वल टू 300 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह ये हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे बेटा 4.6, जो कि सेकंड कंडीशन बी एप्लीकेबल होती है इसमें एंड फर्स्ट कंडीशन बी एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंडीशन क्या आती है, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रिएक्शन सेकंड कंडीशन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का मोमेंट आर्म क्या है 0, तो वो 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में वेट एंड फोर्स की कंट्रीब्यूशन थी वो मैंने लिख दिया। क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वेट एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रही है फोर्स। फोर्स का मूवमेंट आर्म था ओ ए एंड वेट का मूवमेंट आर्म क्या है बेटा ओ जी। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहाँ वेज रखा हुआ है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। और जब आप मूवमेंट आर्म बेटा कैलकुलेट करते हैं तो जिस जगह फोर्स अप्लाई होती है वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस ही मूवमेंट आर्म कहलाता है। यही चीज़ें आपने डायग्राम से जज करनी होती हैं कि यहाँ फोर्स वेट है और इसका मूवमेंट आर्म ओ जी होगा, बी जी इसका मूवमेंट आर्म बिल्कुल नहीं होगा। रीज़न क्या है बेटा कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है मूवमेंट आर्म। सिमिलरली ये फोर्स है बेटा, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर। ये थी बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी अप्लाई होती है, फर्स्ट भी अप्लाई होती है। दोनों को अप्लाई करते हुए हमने ये एग्जांपल सॉल्व की है। इसको बुक से भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, जो मैंने काम करवाया इसको भी नोट कर लीजिएगा। जो आपको इजी मेथड लगे वो आप उसको जो है वो अडॉप्ट कर लीजिएगा। डायग्राम आपको गिवन होगी इस क्वेश्चन में, जस्ट डायग्राम को आपने समझना है, समझ के गिवन डाटा लिखना है और फिर सेकंड कंडीशन एंड फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हुए आपने वेट भी फाइंड आउट कर लेना है एंड रिएक्शन ऑफ द वेज भी फाइंड आउट कर लेना। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे आपको देखने में समटाइम कोई चीज़ मुश्किल लग रही होती है, आप डायग्राम को अच्छा से समझें और फिर इसको सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो अपना ख्याल रखें। फर्स्ट कंडीशन भी आपको पढ़ा दी है बेटा, सेकंड भी पढ़ा दी गई है। अब इन दोनों को कंपैरिजन के साथ आप लर्न कर लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड में क्या है, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। दैट इज द मेन की पॉइंट ऑफ दीज टॉपिक्स। ओके, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।